Morning students, welcome to the online class. I am your social science teacher and the chapter we are discussing is about the state government. तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़े थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था, विधान परिषद, विधानसभा, इनका काम होता है लॉ को बनाना स्टेट के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि वो लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के लिए, और साथ ही ये डिसीजन लेती है कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, टैक्स का पैसा को कैसे यूज करना है। साथ ही ये इक्वेटोरियल कॉलेज का भी मेंबर होती है, प्रेसिडेंट चुनने में भी ये हेल्प करती है, वोट करती है। और अब अगर हम विधानसभा की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की और विधान परिषद की, तो देखिए दोनों असेंबलीज में एक स्पीकर होते हैं। स्पीकर यानी विधानसभा में होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर जब भी एब्सेंट होते हैं या किसी कारण से काम नहीं कर पाते तो उनके जगह पे डिप्टी स्पीकर काम करता है। एकदम सेम जैसे हमारे स्कूल में हेड ऑफ द स्कूल प्रिंसिपल होते हैं और उनके बाद जो नेक्स्ट हेड होते हैं वो वाइस प्रिंसिपल होते हैं। तो कभी कभार हमारे स्कूल में अगर वाइस प्रिंसिपल प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं किसी कारण से, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किनका होता है, पूरा देखभाल, सारा चीज डिसीजन लेना वाइस प्रिंसिपल का। तो सेम उसी तरह से स्पीकर में भी एक स्पीकर होते हैं और दूसरे डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो इनका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, असेंबली में डिसिप्लिन बनाए रखना और सारे प्रोसीडिंग्स को अच्छे से करना। उसी तरह से अगर विधान परिषद की बात करें तो वहां पे चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। अब हम देखेंगे कि जानेंगे कि लॉ कैसे बनता है, कानून को कैसे बनाया जाता है और कैसे फिर उसको स्टेट में लागू करते हैं। तो देखिए, ये जो लॉ बनाने का प्रोसेस जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो लॉ को सबसे पहले एक बिल के फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में यानी असेंबली में। तो बिल भी आपका 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है। तो ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन मनी बिल सिर्फ आपका विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी देखभाल है, ये सबसे रिलेटेड होता है, लेकिन मनी बिल हमेशा से खर्चों पे, टैक्सेशन पे और कितना टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, इससे रिलेटेड होता है। तो ऑर्डिनरी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल एक ड्राफ्ट के फॉर्म में असेंबली में दिया जाता है। पहले मिनिस्टर स्पीकर से परमिशन मांगते हैं, और अगर विधान परिषद में दिखाया जा रहा है बिल तो चेयरमैन से परमिशन मांगते हैं ताकि वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सके। तो ये जो होता है ये पहला रीडिंग बिल का होता है। तो इस स्टेज पे सिर्फ टाइटल बताया जाता है कि बिल इस इशू से रिलेटेड है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, एक जनरल डिस्कशंस होता है, सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और जो भी लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। इसके बाद बिल जाता है, बिल को सेंड किया जाता है दूसरे हाउस में, यानी कि अगर जहाँ पे दोनों हाउस है, बाई कैमरल है, विधानसभा भी है विधान परिषद में, तो विधान परिषद से सभा से बिल कहाँ जाएगा, विधान परिषद। जब वहां पे भी सारा चीज पास हो जाता है तो बिल किसके पास भेजते हैं, सीधा गवर्नर के पास। और जब गवर्नर उस बिल पे साइन कर देते हैं तो वो बिल लॉ बन जाता है, क्लियर। और गवर्नर भी ऐसे ही बिल पे साइन नहीं करेंगे, वो प्रेसिडेंट का, जो कि हमारे हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, उनका परमिशन लेके ही वो बिल को साइन करते हैं। तो सेम इट अप्लाइज टू मनी बिल। मनी बिल के साथ भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई होता है, लेकिन मनी बिल को विधान सभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर उसको विधान परिषद भेजते हैं, सबका रिकमेंडेशन हो जाता है। तो फिर जब दोनों हाउसेज से बिल पास हो जाता है तो बिल कहाँ जाता है अप्रूवल के लिए, गवर्नर के पास। और जब गवर्नर उस पे अपना सिग्नेचर कर देंगे उस बिल पे तो वो बिल कानून बन जाता है, क्लियर। तो यहाँ हमारा लेजिस्लेचर खत्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव।
तो हम देखेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या है। तो सबसे पहला हमारा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। देखिए, तो ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है ये चीफ मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर तीनों से बनता है। तो अब तो लॉ बन गया, दोनों हाउसेज ने लॉ को बना दिया, अब उसको लागू कौन करवाएगा? तो ये लोग करवाएंगे, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो अगर हम देखिए, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी से जीत जाती है और वो रूलिंग पार्टी बन जाती है तो उसी में से कोई एक मेंबर जो है सबके कंसेंट से चीफ मिनिस्टर बनता है और उसके लिए उनको बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने होते हैं, जैसे ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। सरकार कैसे काम करेगी राज्य में, वो इसके चीफ मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है ही और शी इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो सारे मिनिस्टर्स के लीडर होने चाहिए। she select other ministers of the state and allocate their portfolio। अब अकेले तो मुख्यमंत्री पूरे राज्य को नहीं देख सकते, तो वो अपने लिए बहुत सारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट में रखते हैं और वो उनके हेल्प से राज्य को चलाते हैं, स्टेट्स को चलाते हैं। तो और साथ ही वो पोर्टफोलियो देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ही और शी प्रिसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग, कि जब कभी कोई वैसा जरूरत पड़ता है तो वो तुरंत से मीटिंग बुला सकते हैं और सबको उनको अटेंड करना होता है उस मीटिंग को। ही और शी कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स, ये सारे मिनिस्टर्स का काम को कोऑर्डिनेशन के साथ देखते हैं और अगर कोई वैसा अपना काम नहीं कर रहा तो उस पर वो एक्शन भी ले सकते हैं। ही और शी सुपरवाइज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और पूरा ओवरऑल जिम्मेदारी स्टेट का किस पर होता है? चीफ मिनिस्टर पे। अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये किनको असिस्ट करते हैं काम करने में? चीफ मिनिस्टर को हेल्प करते हैं काम करने में। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर मान लीजिए कि जब कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है और सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को उनका काम नहीं आता है पसंद, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से, मतलब चुपचाप से विधानसभा में ये बात रख सकते हैं और तब क्या होता है कि उस चीफ मिनिस्टर को हटाना पड़ता है। तो उस टाइम पे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है। और अगर एक और केस है कि अगर चीफ मिनिस्टर खुद से रिजाइन कर देता है अपने पोस्ट से, तो उसके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना होगा और फिर से नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे और फिर से नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। तो अब नेक्स्ट है आपका गवर्नर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। हर एक स्टेट में उनका गवर्नर होता है, जैसे हमारे यहाँ भी है हमारी गवर्नर, ठीक है, झारखंड के भी। तो इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हम इलेक्शन हमेशा चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए करते हैं, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए हम कभी भी इलेक्शन नहीं करते हैं, कि याद रहेगा आपको। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वो भी सिर्फ 5 साल के लिए, क्योंकि हमारी सरकार ही 5 साल के लिए होती है, ठीक है। अब गवर्नर तो स्टेट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब जो छोटे छोटे यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए कौन होंगे जो उनको पूरा सुपरवाइज करेंगे और उनका काम करेगा? तो उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुना जाता है। और तो यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल जो है हमारा दिल्ली, इन दोनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें अपने अपने सारे स्टेट्स के एक गवर्नर जरूर होते हैं। तो गवर्नर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? तो पहले तो जो इंसान गवर्नर बन रहा है उसका साल कम से कम 35 होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, साथ ही वो पार्लियामेंट का मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, और वो किसी भी गवर्नमेंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ ना हो। क्लियर? ठीक है। अब गवर्नर का फंक्शंस क्या होता है? तो गवर्नर का बहुत सारा फंक्शन होता है। देखिए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के नाम पे ही चलाया जाता है। रियलिटी में जो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का वो गवर्नमेंट ही होता है, गवर्नर ही होता है। और चीफ मिनिस्टर भी विदाउट गवर्नर के परमिशन के कोई भी काम नहीं कर सकते। वो भले रियल हेड है लेकिन नॉमिनल हेड, सारा पावर्स किसके पास है? गवर्नर के ही पास होता है। तो इनका काम है। और चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करता है? जैसे मान लीजिए सारे लोग मेंबर्स मिलके अपने लिए एक चीफ मिनिस्टर चुन लेते हैं, लेकिन उनको अपॉइंट भी गवर्नर ही करेंगे।
फिर गवर्नर सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो देंगे चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, और साथ ही ये एडवोकेट जनरल और जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक कोर्ट है, तो कोर्ट में एक जज होते हैं, तो उसको भी अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ही करते हैं। और जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के, उसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, गवर्नर जब चाहे तब मीटिंग बुला सकते हैं और जब चाहे तब दोनों हाउसेस के मीटिंग को, सेशन को खत्म भी कर सकते हैं। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को इनॉग्रेट करते हैं और वहां पे वो चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करते हैं। गवर्नर के स्पीच पे जनरली न्यू पॉलिसीज ही होते हैं, और गवर्नर चाहे तो बिल को रिटर्न भी कर सकता है दोबारा से सोच विचार करने के लिए। अगर उसका मन नहीं है बिल को साइन करने का, उसको कोई गड़बड़ी लगती है बिल में, तो बिल को साइन नहीं करेगा। और इस तरह से मनी बिल को इंट्रोड्यूस सिर्फ गवर्नर के ही रिकमेंडेशन पे किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे पावर्स हैं गवर्नर के। इसके अलावा कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी, यानी कुछ स्पेशल पावर भी गवर्नर के पास है। जैसे कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में गवर्नर के पास अथॉरिटी होता है स्पेशल पावर को अवेल करने का, तो वो बिना किसी कंसल्ट के, विदाउट एनी कंसल्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, वो इस पावर को अवेल कर सकता है और अपना काम कर सकता है। जिससे मान लीजिए कि कोई भी मेजोरिटी से पार्टी नहीं जीत रही है, तो उस स्टेट में वो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकता है, तो वो भी गवर्नमेंट के ही परमिशन से होगा। तो यहाँ तक हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा एडवोकेट जनरल के बारे में।